मीन या एवरेज वैल्यू चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए, कहाँ तक के लिए चाहिए वो देखना होगा। जैसे मान लो कि आपके पास पीक वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी मतलब ये समझ लो आप, ये आपका जैसे आपके पास जो ग्राफ बनता है उस केस में आपको समझना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि पीक वैल्यू कहाँ पे होती है। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो कि ये ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की और मैंने देखा कि अच्छा जी ये ग्राफ जब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं तो क्या मुझे मिल रहा है कि इस तरह का करंट, तो एसी तो ऐसा ही चलता है, तो एसी इस तरह से चल रहा है। तो ऐसे चलने के ड्यूरेशन में पीक वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, तो पीक वैल्यू इस जगह पे मिलेगी आपकी, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पीक वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो ये जो पीक वैल्यू मिलेगी इसके इस समय में टाइम क्या होगा, तो इस समय टाइम आपका T/2 का रहा होगा, ठीक है, या T/4 का। यही हमें देखना होता है कि पीक वैल्यू ऑफ एसी के लिए कहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे जैसे वैल्यू है करंट की वैल्यू, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये I0 मैक्सिमम वैल्यू होगी, नीचे में आप देखोगे -I0 होती है, ठीक है। पूरा यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो T का रहता है, T टाइम लग रहा है। तो अगर मुझे मेरे से बोला जाए कि भाई आप ना मुझे ये बताओ एवरेज वैल्यू एंड रिलेशन आपको जैसे चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी के लिए, तो सेम वही मेथड फॉलो करना है आपको। जैसे आपको पता है कि I इक्वल टू आप क्या लिखते हो, I0 sin ओमेगा टी लिखते हो, तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है कि भाई I इक्वल टू dq/dt होता है, तो आपने लिखा यहाँ पे I इक्वल टू dq/dt, और इसी से आपने ये भी वैल्यू निकाली थी कि dq निकाला था आपने, ठीक है। dq इक्वल टू क्या लिखते थे आप, dq इक्वल टू I dt लिखते थे, तो यहाँ पे फिर से I dt लिखा मैंने, और I की वैल्यू जो ऊपर में आपने देखी है ये वैल्यू, इसको बॉक्स में भी डाल देता हूँ मैं। तो I की वैल्यू जो आपने यहाँ पे देखा है ये I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करते हो यहाँ पे तो ये क्या आपको मिल रहा है, देखो दिस वन इज इक्वल टू, ये आपको मिलेगा I0 sin ओमेगा टी dt, क्योंकि इस जगह पे हमने ये वैल्यू रखी है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे टोटल चार्ज जो फ्लो होती है थ्रू द सर्किट फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ मैं बात करूंगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। फर्स्ट हाफ साइकिल कहने का मतलब ये हो गया कि टाइम जो रहा होगा जीरो टू टाइम टी इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड का हाफ के इक्वल रहा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो लिमिट आप ले लोगे dq की जो लिमिट लोगे, I0 तो मैं बाहर कर रहा हूँ, इसका क्या ले लेंगे, ये साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन के अंदर और dt, और 0 से T/2 के लिए मैं ले रहा हूँ, अब 0 से T/2 के लिए ये वैल्यू मैं लेना चाह रहा हूँ। जब इसकी वैल्यू आप लोगे तो अब देखो सारा चीज हमें पता है, जो भी हमने क्या कर रखा है इससे पहले वाले केस में वो सब पता है, उसी को मूव करना है। Q इक्वल टू ये हो जाएगा I0, और साइन ओमेगा टी का हो जाता है आपको अच्छे से पता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो इसका माइनस मैं बाहर कर लेता हूँ और ये कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, तो अपॉन में ओमेगा, और लिमिट आप 0 से T/2 के लिए ले रहे हो इस बार, और पिछली बार जैसे हमने 0 से T तक के लिए लिया था 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, तो ये आपके पास अभी जो माइनस I0 आ रहा है, अब लिमिट आप रखो यहाँ पे, ओमेगा को बाहर कर लो, ओमेगा ये बाहर आ गया। अब अपर लिमिट में मतलब कॉस ओमेगा की जगह पे मैंने बताया था आपको, ओमेगा की जगह पे आप क्या ले सकते हो, 2π/t ले सकते हो, तो इसकी जगह पे 2π/t लेना है आपको यहाँ पे। ये चीज का ध्यान रखेंगे तभी कैलकुलेशन में आप जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो 2π/t इंटू, अब ये स्मॉल टी की जगह पे आप क्या रखोगे, ये लिमिट रखोगे T/2, ये अपर लिमिट हो गया, इसको अपर लिमिट बोलते हो, और इसका लोअर लिमिट ये वाला है तो 0 हो जाएगा, तो सीधा मैं लिखूंगा cos 0, ओमेगा की वैल्यू रखने के बाद भी ये अल्टीमेटली 0 ही आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, t और t कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आपका रह गया cos पाई, यहाँ पे जो वैल्यू रही cos पाई माइनस cos 0 की, ये वैल्यू आपके पास रह जाती है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो आ गई Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस I0 इंटू ओमेगा, ये आ गई, और ये वैल्यू जो है cos पाई की तो -1 होती है और इसकी cos 0 की 1 होती है, तो ये टोटल आपके पास आ गया Q इक्वल टू माइनस I0 इंटू -2 अपॉन ओमेगा, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, +2 I0 ओमेगा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख लो Q इक्वल टू 2
आई नॉट, और ओमेगा की जगह पे मैं ऐसा लिख दूं 2π/t, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2π/t टी ऊपर चला जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो Q इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई नॉट इंटू टी बाय, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ है, पाई आपके पास है, तो अपॉन में पाई, ये वैल्यू आ जाती है Q की। और फिर से यहाँ पे जब Q की वैल्यू आ रही है तो इसमें आप क्या करोगे, जैसे लास्ट टाइम में हमने किया था, एवरेज निकालने की बात की थी। तो एवरेज के लिए जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि भाई I जो I इक्वल टू Q/T होता है, तो I इक्वल टू Q अपॉन T/2 ले लेता हूँ इस बार मैं, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो एवरेज के लिए तो Q इक्वल टू यहाँ से क्या होगा, Q इक्वल टू I एवरेज इंटू T/2 होगा। ये आ गया आपके पास, ये वैल्यू फिर से आपके पास आ गई। अब ये दोनों दो Q है यहाँ पे, एक Q ये वाला, एक Q ये वाला, दो Q वैल्यू आपके पास दी रही जा रही है। तो दोनों Q की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या करो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को इक्वेट करने की जरूरत है। अब तो देखते हैं इक्वेट करके कि कितनी दे देता है ये। तो हमें चाहिए आई एवरेज, आई एवरेज हाफ साइकिल के लिए चाहिए था, इससे पहले हमने फुल साइकिल के लिए देख लिया था कि 0 आ रहा है। तो आई एवरेज इंटू T/2, लेफ्ट साइड में मैं इसको लिख रहा हूँ, T/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास आई नॉट इंटू टी अपॉन पाई, और टी दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है। तो आई एवरेज आपके पास जो रिजल्ट दे रहा है, ये आई एवरेज इक्वल टू ये आई नॉट इंटू 2/पाई, ये आ रहा है। और अगर इसकी कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यू को रख के, तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी आई एवरेज की, इस केस में वो वैल्यू मिलने वाली है आई एवरेज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, ये वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी। दूसरा डेरिवेशन भी हमारे पास ई एवरेज के लिए आएगा। तो ई एवरेज के लिए भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास 2/पाई इंटू आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ पे ई नॉट मिल जाएगा आपको, बस 2/पाई इंटू ई नॉट, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा ईएमएफ के लिए भी, और इसकी भी वैल्यू तब क्या हो जाएगी 0.637 ई नॉट। ई एवरेज अगर आप निकालोगे तो यही सेम वैल्यू इसके लिए भी आपको मिलेगी। रूट मीन स्क्वायर, और इसको वर्चुअल वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं एसी का। रूट मीन स्क्वायर को ही शॉर्ट में आप बोलते हो आरएमएस, या फिर इसी को आप बोलते हो वर्चुअल, और या फिर इसको बोल सकते हो आप इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। तो ये तीनों ही नाम से इसको आप बोल सकते हो। इसमें आप देखोगे कि जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल हुआ करता था, H इक्वल टू फॉर्मूला होता था उसमें I²RT, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल का नाम बोलते हैं। 10th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा। तो अगर मान लो किसी भी कंडक्टर में अगर थोड़े समय के लिए, मतलब dt टाइम के लिए अगर करंट फ्लो कराया जाए, तो वो उसकी अमाउंट ऑफ हीट भी थोड़ी dH ही होगी, तो dH हो गई। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि इफ T, कैपिटल T, जैसे मैं बोला कि स्मॉल t जो होता है वो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए होता है, और कैपिटल T जो होता है दिस इज द टाइम पीरियड। ये आपका पूरा टाइम पीरियड एक सर्किल के लिए बताता है। तो अगर ये टाइम पीरियड है एसी का, पीरियड ऑफ एसी, देन हीट प्रोड्यूस इन 1 कंप्लीट साइकिल। हीट क्या प्रोड्यूस होगा 1 कंप्लीट साइकिल में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1 कंप्लीट साइकिल में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए, क्योंकि ये तो छोटे से पार्ट के लिए था, DH के लिए था, तो अब यहाँ पे आप इंटीग्रेट करके देखो, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ DH हो जाएगा। फिर किसके लिए करना है, 1 कंप्लीट साइकिल करने का मतलब क्या हुआ, 0 से T के लिए करना पड़ेगा, और अंदर में आपके पास I²RT है ही। हमेशा की तरह जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, I को I0 sin ओमेगा t लिखते हो, तो इस बार भी आपको I को क्या लिखना है, I0 sin ओमेगा t ही लिखना है। तो यहाँ पे
सेम काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी एच का इंटीग्रेशन आप करोगे तो एच हो जाएगा, और ये आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट साइन, अब देखो इसकी स्क्वायरिंग है आई की, तो आई की स्क्वायरिंग जैसे कि आपको मैंने बताया कि आई इक्वल टू आपके पास आ रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। अब ओमेगा का स्क्वायर तो होता नहीं है, ये तो आपको भी पता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटू आर टी, ये लिख दिया मैंने। और इसकी इंटीग्रेशन होनी है आपकी 0 से t तक के लिए। तो 0 जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट मेरे पास आई नॉट का स्क्वायर है इंटू आर है। इंटीग्रेशन होनी है अब आपकी सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। आपको इंटीग्रेशन अगर पता है तो मैं बता दूं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, पहले आप आई नॉट इंटू आर लिख लो और साइन स्क्वायर ओमेगा टी साथ में साथ यहाँ पे डी टी भी लगा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पहले इसका ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, वो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, ये फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख दो आप 1 माइनस, अब साइन है तो ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा ना हमारे पास जो दिया हुआ है। तो कॉस 2 ओमेगा टी जैसे यहाँ पे आप लिख रहे हो, तो ये कॉस 2 थीटा लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस 2 ओमेगा टी लिखोगे, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और इनटू का पूरा ये डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो 0 से t के लिए। तो इसको करके देखते हैं आगे कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमेशा के लिए वहाँ पे तो h लिखना ही है आपको dh के लिए। तो यहाँ पे आप dh का इंटीग्रेशन हो चुका है, h लिखा है आपने, h इक्वल टू क्या लिखोगे, आई नॉट स्क्वायर आर, 2 को भी बाहर ले लो आप, ये 2 बाहर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी बाहर कर लिया आपने। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, यहाँ पे जो भी टर्म बच रहा है उसके हिसाब से आपको देखना है। तो ये 1 है और ये dt है, तो एक तो इंटीग्रेशन ऑफ dt करना पड़ेगा आपको 0 से t के लिए, माइनस cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करना होगा 0 से t के लिए। ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो है मल्टीप्लाई है आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 का, तो आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 जब आप करोगे तो ये dt का तो इंटीग्रेशन आपको t हो जाता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट ये बताऊं कि cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास साइन 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, ये होने वाला है। और जब इसमें आप वैल्यू रखोगे किसका, 0 से t के लिए टाइम पीरियड, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा। तो इसको इसलिए मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, ये पूरा का पूरा टर्म 0 होगा हमारा। यहाँ पे आप टाइम यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो आपके पास सिर्फ क्या आ रहा है वो देखो, आप जो टर्म्स आ रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे है मैंने उसको लेके आगे मूव करना है। और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है h इक्वल टू आई स्क्वायर, जो आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन में 2, ये टर्म्स आपके पास आपको मिल जाएगा। अब जहाँ तक मीन या एवरेज वैल्यू का सवाल है तो उसमें आप देखो, जैसे h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो आई एवरेज या आई वर्चुअल बोला जाए तो आई स्क्वायर, इसको आई वी से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, आर इंटू टी पूरे साइकिल के लिए चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे टी लिख दिया है। तो अब दोनों को फिर से 2 इक्वेशन हमारे पास आ गया, दोनों को हमें फिर से कंपेयर करना है। सिर्फ कंपेयर करके आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। चूंकि मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, मुझे आई वी की वैल्यू चाहिए, वर्चुअल या इफेक्टिव वैल्यू चाहिए। तो आई, इसको मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा, आई वी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, दिस वन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी बाय 2, ये आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो टी और टी कैंसिल हो रहा है, इवन आर और आर भी कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास जो बच रहा है उसको आप यहाँ पे लिख लो। आपके पास बच रहा है आई वी वर्चुअल वैल्यू के लिए, इसकी रूट इधर करोगे तो ये आई नॉट सिर्फ बचेगा आपके पास, और ये √2 हो जाएगा, आई नॉट बाय √2। आई नॉट बाय √2 जो है इसकी वैल्यू होती है 0.707। तो
0.707 आप लिख भी सकते हो, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है वहाँ पे एमसीक्यू में कि आई वर्चुअल की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे लिखोगे 0.707 आई नॉट। अब जिस तरह से मैंने इसके लिए निकाला है, डिवाइड करोगे, मतलब 1/√2 है तो 1/√2 कहने का मतलब क्या हो गया, 1/1.414। तो जब इसको आप रखोगे तब आपके पास 0.707 की वैल्यू देगा। इसको भी बॉक्स में पहले मैं डाल देता हूँ, ये बॉक्स में डाल दिया। इसी तरह से जैसे IV निकाला, मतलब IRMS कह सकते हो, उसी तरह से ERMS या EV भी लिख के आप इसकी वैल्यू को 0.707 E नॉट, बस ये इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। तो जिस तरह से IRMS आ रहा है उसी तरह से ERMS भी मिल जाएगा आपको। तो इसको लिखना है मुझे कि भाई AC सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, या इसको आप बोल सकते हो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना। इसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि इस सर्किट में क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो इसलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी बोला जा सकता है इसको। अब देखो इसमें फायदा क्या है, इसमें क्या काम करना है आपको, और हर किसी में मुझे करंट ही निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना है, हर किसी में करंट का ही काम करना है। तो जैसे E = E0 sin ωt आपके पास दिया हुआ है, तो आपको पता है कि जो EMF होता है, वोल्टेज होती है, इंस्टेंटेनियस EMF जो सोर्स में है वो ये है E0 sin ωt, ठीक है। और उसी तरह से इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस देखनी होती है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो दोनों ही बातों, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस जितनी होगी उतना ही इंस्टेंटेनियस EMF ऑफ सोर्स होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस EMF ऑफ द सोर्स सर यहाँ पे n क्या है? कहाँ है n? AC को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इस तरह से ऐसे करके बना दिया, सर्कल बना दिया, और AC का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं वेव की तरह, अच्छा, है ना। इंस्टेंटेनियस EMF ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। अब बड़ा आसान है ये काम कि हम लोग कर सकते हैं। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा आपको, वो दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले जो इंस्टेंटेनियस EMF है वो क्या है, वो ये वाला है, और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R क्या है, वो ये है। तो मान लो करंट I जा रहा होगा तो पोटेंशियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, इंस्टेंटेनियस EMF वो है आपका E0 sin ωt इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इसका पोटेंशियल IR, V = IR होता है, या फिर सीधा आप E = IR लिखो। जो फार्मूला आपको ऐसे बेसिक पता है, तो E = IR तो लिख ही सकते हैं, जैसे V = IR लिखते हैं, और E = आपके पास E0 sin ωt है तो वो लिख दिया आपने, और IR रख दिया। अब मुझे चाहिए क्या, तो मैं बता रहा हूँ, मुझे I चाहिए। I = क्या होगा, E0/R sin ωt, है ना, ये मुझे चाहिए होगा यहाँ पे। तो अब ये E0 जो R है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो I0 से। I0 जो होती है आपकी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हो आप इसको। तो I0 = E0/R आपने, ये भी फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि अगर पूछा जाए कि आपके पास EMF पीक वैल्यू ऑफ करंट दे दी जाती है और रेजिस्टेंस दे दिया जाता है, तो E0 मांगा जाएगा कि E0 क्या है वो बता दो आप, ठीक है। अभी जैसे तब आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो I = I0 sin ωt, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे आपसे दो चीज पूछी जाएगी कि भाई दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ करने का मतलब E वर्सेस E और I का टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मान लो आपने बात की EMF की, क्योंकि EMF E = क्या होता है आपके पास, E0 sin ωt। ये हमने देखा अभी अभी वहां पे कि E = E0 sin ωt हमारे पास आ ही रहा था। अब इसको मैं पहले क्या करता हूँ कि इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ इस तरह से। ये एक बॉक्स बना दिया मैंने। ये EMF है। EMF क्या है, EMF एक सोर्स है। मैं फिर से अगर आके दिखाऊं वहां पे जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ,
तो ये देखो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स, मतलब ये सोर्स है, इसी से सोर्स से आपको सप्लाई मिल रही है, सप्लाई जो कि आर में जा रही है। तो ये आर में सप्लाई जब जाएगी तो ई नॉट का ग्राफ कैसा होगा, एक वेव की तरह होगा। हाँ, और सोर्स हमेशा ज्यादा होता है, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका ऐसा वेव ऐसा बनेगा, देखो ये ऐसा वेव बना, एक बड़ा सा ऐसा, ये इस तरह से एक वेव बनेगा। और नीचे भी इसका मतलब अगर लाइंस देखी जाए तो यहाँ पे भी नीचे भी जितने पॉजिटिव में वैल्यू है उतना ही नेगेटिव में उतना ही वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहने की बात ये हो गई कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ज्वाइन करूँ, देखो कि मैं चाहता हूँ कि भाई ये लाइन ऐसा कुछ दिखे मुझे कि ये जो है ये मैक्सिमम ईएमएफ है ऐसा, तो आगे भी इस अगले वाले ग्राफ में भी मुझे उसका मैक्सिमम ईएमएफ दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा वो देखना होगा हमें कि भाई वो दूसरे ग्राफ में क्या है ईएमएफ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ कि ये तो आपका क्या रहा, तो ये आपका मान लो कि ये आपका ई नॉट है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है ना यहाँ पे ईएमएफ की, तो ये आपका ई नॉट है। तो उसी तरह से आपका दूसरा, इसमें ई नॉट कैसा बना हुआ दिखेगा, तो इसमें ई नॉट ऐसा बना हुआ दिखेगा, देखो ऐसा, ये ई नॉट है। ये जो है दोनों अलग अलग चीजें, पहला वाला तो ग्राफ है ई और आई का ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, और ये जो है आपका फेजर डायग्राम है, ठीक है, ये ई और आई का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फेजर डायग्राम है। यहाँ पे जो एंगल बन रही है ना, ये एंगल आपकी ओमेगा टी ये इसी के साथ बन रही है, ऐसा ये ओमेगा टी इसके साथ एंगल बन रही है फेजर डायग्राम में। ठीक उसी तरह से अगर मैं ये तो इसको देख लिया, अगर मैं बात करूं कि नहीं जी मुझे करंट दिखाना है इसमें अब, तो करंट कैसे दिखाओगे, तो करंट हमेशा जो होता है वो सोर्स से थोड़ा कम रहेगा, तो सोर्स से थोड़ा कम लेकिन उसी एंगल से उठता हुआ दिखेगा, ऐसा देखो ये ऐसा उठा और ऐसा, ये करंट की वैल्यू है, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं अब इसमें भी करंट दिखाओ, तो मैं दिखा रहा हूं इसमें भी करंट, ये देखो इसमें भी करंट ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा सेम एंगल के साथ उठ रहा है करंट, और इसमें जब करंट ऐसा उठ रहा है, अब इस दोनों को ज्वाइन करके देखेंगे कि क्या दोनों सेम पॉइंट में है, सेम है या नहीं है, वो समझने की कोशिश करेंगे। सेम पॉइंट कहने का मतलब क्या है, वो मतलब ई नॉट जो है मैक्सिमम वैल्यू जो दोनों के लिए है, क्या वो सेम है क्या, तो इसको ऐसे ज्वाइन करके देखना है आपको, यहाँ पे ऐसा इस तरह से ज्वाइन किया हमने, और हमने देखा जी हाँ जी यहाँ पे तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो आई नॉट इसकी जगह पे यहाँ पे आई नॉट ले रहे हो, ये आई नॉट इसके लिए भी वही है, तो ये ई नॉट है और ये आई नॉट है। तो एक तरफ हमारा ये फेजर डायग्राम है, ध्यान रखेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे, फेजर डायग्राम कैसा होता है वो देख लिया हमने, वहां पूछा जाएगा और डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि किसके लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये किसके लिए बना हुआ है, तो आप बताओगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम है ना। यहाँ पे जो एंगल बनती है, ये एंगल आपकी बनती है 2 पाई की, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये पाई होगा, और इधर जो है ये तो 0 है, और इसके बीच में अगर आप बोलोगे तो ये पाई बाय 2 होगा, 0 और पाई के बीच पाई बाय 2, और पाई और 2 पाई के बीच क्या होगा, 3 पाई बाय 2 का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी बोल सकते हो ये पॉइंट आपका आई नॉट है, ये पॉइंट आपका ई नॉट है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरी की पूरी लाइन ई नॉट साइन ओमेगा टी इसको बोलोगे आप, और ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा आप दिखा सकते हो वहां पे। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपके लिए ई का है, और ये येलो वाला जो ग्राफ है ये किसका है, ये ग्राफ आपके लिए आई का है, करंट के लिए बता रहा है ये ग्राफ। तो सब चीज यहाँ पे, ये फेजर डायग्राम है, तो ये वाला कौन सा है, तो ये ग्राफ है, ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं, बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ग्राफ कौन सा होता है और फेजर डायग्राम कौन सा होता है, तो ई एंड आई का वर्सेस ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ये इसका ग्राफ। आपने जैसे चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने स्टडी किया था कि एज द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द इंडक्टर, अब बैक ईएमएफ कहने का मतलब हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैक ईएमएफ मीन्स हो गया, कहने का मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस वन इज सेटअप which opposes the applied EMF, जो applied EMF है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी,
उसका अपोज करता है, अपोजेस द अप्लाइड ईएमएफ, क्योंकि ये अप्लाई किया हुआ है आपने, अप्लाइड ईएमएफ। तो ऐसे केस में नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपके पास कि नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हर केस में, इससे पिछले वाले केस में भी हमने क्या किया था, ईएमएफ नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ही निकाला था। ये हो जाएगा। तो पहला ईएमएफ तो आपका ई है, ये वाला, तो ई, और दूसरे का ईएमएफ ये वाला है, इसका ईएमएफ इंडक्टर का वो है -L di/dt। तो नेट ईएमएफ ये हो जाता है। और आपको ये पता है किसी भी लूप में जो नेट ईएमएफ होता है किरचॉफ्स के सेकंड लॉ से, नेट सम ऑफ नेट ईएमएफ क्या होता है या नेट ईएमएफ क्या होता है, वो 0 होता है। मतलब नेट पोटेंशियल किसी लूप लॉ बोला जाए या किरचॉफ सेकंड लॉ बोला जाए, तो उसके अंदर का जो टोटल ईएमएफ होता है किसी भी सर्किट के अंदर का, वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पे इसको आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ऐसे केस में E इक्वल टू आपके पास क्या मिल जाएगा, L di/dt, ये मिल गया। जैसे पिछले केस में भी हमने, हमारा मेन टारगेट क्या था कि हमें करंट चाहिए था, यहाँ पे भी हमारा मेन टारगेट वही होना चाहिए कि हमें करंट चाहिए। तो di यहाँ पे अगर हमें निकालूं तो di इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है, E0/L, क्योंकि E की जगह पे मैं यहाँ पे रख देने जा रहा हूँ E0 sin ω t। तो अगर मैं इसको रख दूं तो ये E0/L ये हो जाएगा, और sin ω t dt ये आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे छोटा सा मतलब करंट तो चाहिए नहीं, मुझे पूरा करंट चाहिए। पूरा करंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन ऑफ di, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हो, लेकिन अभी मैं E0/L अभी मैं अंदर ही लिख रहा हूँ और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ sin ω t का। ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए यूज होगा, न कि फाइनाइट के लिए। तो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में आप डायरेक्ट लिखो, कोई लिमिट डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे di का इंटीग्रेशन i हो जाता है, इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो E0 तो बाहर कर दो, ω/L। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि sin ω t का जो इंटीग्रेशन होता है cos ω/ω होता है, तो cos ω/ω मैंने इधर कर दिया है, ये आपको मिल जाएगा। और अब यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, देखो I इक्वल टू ये माइनस तो है ही, E0/ω/L, एक्सएल मान रहा हूँ इसको, मेरी बात को ध्यान से समझना। इसको, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस है एक तरह से, इसको मैं एक्सएल मान रहा हूँ। एक्सएल इक्वल टू ω/L, ω/L मतलब यहाँ पे मैं ω/L की जगह पे सीधा एक्सएल रखूंगा और cos ω/t रखूंगा। आप पूछोगे कि भाई ये क्या है, तो मैं बोलूंगा कि ये भी इसका रेजिस्टेंस है। इसका रेजिस्टेंस कहने का मतलब एक्सएल को रेजिस्टेंस, इसलिए इसको आप ये बोल सकते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंडक्टिव, चूंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको एक्सएल को ऐसे बोलेंगे। और अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कि भाई ये जो आप ले रहे हो एक्सएल क्या है, रेजिस्टेंस है, तो क्या एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस है, इसको भी देखना होगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन में जो हमने किया है ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, वहां पे E0/R हुआ करता था। एक बार वापस आके देखते हैं क्या यही है क्या E0/R। तो ये देखो यहाँ पे E0/R होता था, तो यहाँ पे R है, R क्या होता था, R इसका रेजिस्टेंस ही तो है ना। तो यहाँ पे ये अगर रेजिस्टेंस यूज किया गया है तो यहाँ पे भी तो यही है ना, इसके लिए इसका इंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। सिर्फ रिएक्टेंस भी बोलोगे तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसको, लेकिन मेरे पास पिछले वाले केस में हमने साइन के टर्म में निकाला था, तो यहाँ पे भी हमें साइन के टर्म में निकालना है। तो I इक्वल टू, इसको लिख लो -E0/XL। अब E0/XL की बात है तो इसको भी मैं बता दूं यहाँ पे कि E0/XL को मैं सीधा I0 लिखना चाहूंगा। इसको क्या करूंगा, मैं I0 लिख दूंगा, क्योंकि I0 इस केस में, इंडक्टर के केस में ये I0 है, I0/XL, E0/XL इक्वल टू I0, ठीक है। तो ये हो गया -I0। अब cos ω t की बात है, तो cos ω t को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, sin
π/2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब इससे मैं माइनस कॉमन लेना चाहता हूँ, तो माइनस अगर मैं कॉमन लूँ इससे तो ये प्लस हो जाएगा अंदर वाले में, तो ये हो जाएगा I0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी माइनस π/2, ना कि प्लस होगा, तो ये माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या रह गया, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये वाली वैल्यू रह गई आपके पास। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ, देखो ये वाली वैल्यू को मैंने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, इसके फेजर डायग्राम के पहले मैं कुछ चीजों के बारे में और डिस्कस कर देना चाहूंगा ताकि हमारा यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो क्या है कि एक्सेल जो है आपका, एक्सेल इक्वल टू आप लिख रहे हो ओमेगा एल, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या है, ओमेगा इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हो इंटू एल। इसका मतलब है कि एक्सेल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने पूछा जाए, ग्राफ ड्रॉ करने आता है, पूछेगा नहीं, वो ग्राफ को ड्रॉ करने ही देगा कि एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करो, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के केस में जो ग्राफ होगी वो एक स्ट्रेट लाइन की ग्राफ होगी। तो इस तरह की ग्राफ आपको मिलेगी जिसमें कि आप एक तरफ एक्सेल को दिखा सकते हो, ऊपर में मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में यहाँ पे एक्सेल दिखा देता हूँ और नीचे में फ्रीक्वेंसी को दिखा देता हूँ, बस ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर मैं आऊंगा तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि अच्छा ये बताओ अगर एक्सेल बढ़ता है तो करंट क्या होगा, तो आप बोलोगे करंट घटेगा। और अगर ये पूछा जाए कि अच्छा ठीक है वो तो उसके लिए हो गया, अगर एक्सेल कम होता है, एक्सेल कम हो जाए तो तब करंट क्या होगा, तो आप बोलोगे करंट बढ़ेगा। तो वहां पे ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो करंट में क्या होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सेल बढ़ रहा है, यहाँ देखो साफ पता लग रहा है एक्सेल भी बढ़ रहा है, और एक्सेल बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाना पड़ेगा आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो एक्सेल जो है आपका वो भी इंक्रीज करेगा, लेकिन आपकी जो करंट है वो क्या होगी, I0 जो है वो डिक्रीज करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इसी केस में अगर आपके पास दूसरा केस में अगर मैं बता रहा हूँ, दूसरे केस में कि ठीक उल्टा कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो एक्सेल भी डिक्रीज होगा, एक्सेल डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया ना, तो करंट तो बढ़ ही जाएगा, तो करंट यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज हो जाती है। एक ई और आई, हमने जैसे लास्ट टाइम में हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो क्या था, ई आई और ओमेगा टी का। यहाँ पे फिर से हमें क्या करना होगा, फेजर एंगल में भी ई और आई और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। और दूसरी चीज आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो लाइंस हैं, जैसे ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया, ये हमने ईएमएफ के लिए बोला, ये ईएमएफ के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ईएमएफ के लिए अगर मैं सेलेक्ट करूं तो ये क्या मिलेगा, ऐसा देखो, इसको आप ज्वाइन कर दो, ये आपके लिए किसके लिए हो गया, ये ईएमएफ के लिए हो गया, ठीक है। ऊपर तक नहीं जा रहा तो इसको यहाँ से हटा दो, नहीं वहां तक नहीं गया, जहां तक जा रहा है सिर्फ वहीं तक का आपको दिखाना है, तो मैंने वहीं तक का दिखाया यहाँ की, भाई यहाँ तक जा रहा है तो इसी पॉइंट पे मैं एरो मार्क दे दूंगा, ठीक है, यहीं पे एरो बना दिया मैंने, ईएमएफ यहीं तक की है, लेकिन ठीक है ईएमएफ यहाँ तक की थी। उसके बाद क्या है, करंट कैसे जा रहा है, करंट के लिए क्या बोलोगे, तो करंट यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे हो ग्राफ को, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे रखा हुआ है, ओमेगा आई इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो जिस समय ये यहाँ पे था उस समय ये जो पोजीशन रही होगी, यहाँ पे मान लो ये π/2 है, यहाँ पे ये π/2 है, तो जिस समय इसकी वैल्यू मैक्सिमम रही होगी उस समय ये π/2 ऐसा नीचे से आया हुआ है, देखो ये ग्राफ इसकी ऐसी शुरू हुई है और हमेशा ईएमएफ से थोड़ा कम वैल्यू देगा, ये ऐसी ग्राफ जाएगी इसकी। ये करंट की ग्राफ है, मैं पहले बता दूं ये करंट के लिए है, ठीक है, और ये वाला जो है ये ईएमएफ के लिए है। तो अच्छा ठीक है, अब करंट का दूसरी जगह फेज एंगल देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो 90 डिग्री से कम हो गया ना, तो
तो 90 डिग्री से कम हो गया तो आप ऐसा देखोगे, देखो क्या 90 डिग्री से कम हो गया, आप क्या दिखाना चाहते हो तो वो देख लो, यहाँ पे समझ लो बात को कि 90 डिग्री से क्या कम हो गया। ये एंगल जो यहाँ पे बन रही थी ये ओमेगा टी की बन रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ये एंगल बना रहा था। लेकिन करंट का, ये जो करंट का है ये करंट के लिए बता रहा है, करंट की एंगल क्या हो गई 90 डिग्री से ओमेगा टी में 90 डिग्री कम हो गया। तो ये देखो 90 डिग्री रिड्यूस कर गया। और इसको नीचे से मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो मैं नीचे से ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो ये वाला जो है ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा इस तरह से ये ज्वाइन कर रहा है इसको। तो 90 डिग्री से रिड्यूस करता हुआ दिखा दिया मैंने। जो भी टर्म्स आपको यहाँ पे और भी दिखाना चाहते हो आप दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टर्म्स को यहाँ पे आप दिखा सकते हो। जैसे कि ये π/2 चलाई गया, ये ओरिजिन है आपका, तो आप यहाँ पे लिखो कि भाई ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 आपने दिखा दिया है। ये फेजर डायग्राम है, ये आपका फेजर डायग्राम किसके लिए है तो फॉर इंडक्टिव सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट, ठीक है ना। और ये जो है आपको बता ही रखा है कि E और I का जो ग्राफ है वर्सेस किसके ओमेगा टी के रिस्पेक्ट, ये ग्राफ।